नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 अगस्त के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बिजली संशोधन विधेयक 2021 पर जो न्यूज़ आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ईंधन की ऊंची कीमतों के लिए क्या तेल बॉन्ड जिम्मेदार हैं, इसको आधार बना करके एक न्यूज़ आया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। भारत में हवाई अड्डों के विकास को लेकर के सरकार के द्वारा जो विधेयक लाया गया है उसको आधार बना करके एक न्यूज़ लिखा गया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। एचआईवी के एक नए टीके का परीक्षण जल्द ही शुरू होने वाला है, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और पाकिस्तान में चीन की परियोजनाओं पर जो खतरा मंडरा रहा है उससे जुड़े हुए न्यूज़ को भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है पावर प्ले। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि किस तरीके से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा बिजली संशोधन विधेयक के मसौदे को लेकर के विरोध किया जा रहा है, जहां पर वितरण में निजी कंपनियों को लाने का प्रस्ताव है। और इसी को लेकर के यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर वो कौन से संशोधन सरकार करना चाहती है और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस पर क्या आपत्ति है। जैसा कि मैंने कहा कि इस संशोधन विधेयक के जरिए सरकार वितरण में निजी कंपनियों को लाने का प्रयास कर रही है और यहाँ पर राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इन सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के लाइसेंस को यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर के बहुत सारे राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा, क्योंकि उपभोक्ता अपनी मर्जी से सरकारी और निजी वितरण कंपनियों में से किसी एक को चुन सकती हैं और जो अच्छी सर्विस देगा लोग उसे ही चुनेंगे। यहाँ पर वित्त मंत्री के द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि सरकार जल्द ही उपभोक्ताओं को बिजली वितरण कंपनियों के बीच में चयन करने की अनुमति देने के लिए एक ढांचा लाएगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में बिजली वितरण का काम राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के द्वारा किया जाता है। हालांकि दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर निजी कंपनियों के द्वारा बिजली वितरण किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो देश के ज़्यादातर भागों में राज्य की सरकारी कंपनियों के द्वारा ही बिजली वितरण का काम किया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये डिस्कॉम उच्च स्तर के नुकसान और कर्ज में डूबे हुए हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जून 2021 के अंत में इन सरकारी कंपनियों पर बिजली उत्पादकों का लगभग 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया था और 31 मार्च 2020 तक 56 डिस्कॉम में से 36 ने लगभग 32,900 करोड़ का नुकसान होने की सूचना दी थी। यानी कि इससे साफ साफ पता चलता है कि ये सरकारी जो कंपनियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा घाटे में हैं और इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा वितरण में निजी कंपनियों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस न्यूज़ में ये बताने का प्रयास किया गया है कि क्यों राज्य सरकारों के द्वारा सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने वाली बात पर आपत्तियां की जा रही हैं। यहाँ पर राज्यों का कहना है कि अगर निजी कंपनियों को वितरण का लाइसेंस दिया जाएगा तो उनके द्वारा चेरी पिकिंग की जाएगी। यहाँ पर आपको चेरी पिकिंग का मतलब समझना होगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे राज्यों के द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को फ्री में बिजली दी जाती है। इसके अलावा गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीपीएल फैमिली वाले हैं, उन्हें सरकार के द्वारा फ्री में बिजली दी जाती है। यहाँ तक कि जो आवासीय बिजली है उसका रेट भी कम होता है। यहाँ पर राज्यों के द्वारा कहा जा रहा है कि जब ये प्राइवेट कंपनी यहाँ पर आएंगी तो उनके द्वारा सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को ही बिजली वितरण किया जाएगा। वे आवासीय और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली वितरण नहीं करेंगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बिजली का जो रेट है वो अलग अलग है और इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर आएंगी तो वो ज़्यादा मुनाफे वाले क्षेत्रों को बिजली प्रदान करेंगी, जबकि कृषि उपभोक्ताओं को और आवासीय बिजली के वितरण में इनके द्वारा आनाकानी की जा सकती है या फिर इनके द्वारा रेट बढ़ाया जा सकता है।
यहाँ पर राज्यों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये बिजली कंपनियां सिर्फ शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में वितरण का काम करेंगी, जबकि गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों पर छोड़ दिया जाएगा। और इसी आशंका को देखते हुए बहुत सारे राज्यों के द्वारा इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर अन्य प्रमुख चिंताओं की भी चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि जो अन्य प्रमुख चिंताएं राज्यों के द्वारा उठाई गई हैं उनमें से है अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करने में विफलता के लिए उच्च दंड। ये भी राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर तमिलनाडु के द्वारा ये शिकायत की गई है कि पन बिजली खरीद दायित्व अलग से तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल विद्युत उत्पादन मौसमी होता है, मानसून पर निर्भर है और यह डिस्कॉम के नियंत्रण में नहीं है। तो कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के राज्यों की चिंताएं हैं, और इसी की यहाँ पे चर्चा करते हुए समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से सरकार के द्वारा यह ध्यान रखना होगा कि अगर वह निजी क्षेत्र की कंपनियों को वितरण में ला रही है तो जिस तरीके से सरकारी वितरण कंपनियों के द्वारा अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हुए किसानों को, गरीब परिवारों को कम दामों में बिजली उपलब्ध कराई जाती है, इसको देखते हुए क्या ये निजी कंपनियां इस तरह का काम करेंगी या फिर सिर्फ मोटा मुनाफा कमाने के लिए ये उन क्षेत्रों में वितरण करेंगी जहां से इन्हें ज्यादा फायदा होगा। इस बात का आंसर ढूंढना बहुत ही जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज पे यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है आर ऑयल बॉन्ड्स टू ब्लेम फॉर हाई फ्यूल प्राइसेस। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जबकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखें तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है। यहाँ पर जब सरकार पर दबाव बनाया गया कि वे तेल की कीमतों को कम करें, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा अपनी बातों को रखा गया है। यहाँ पर सरकार ने यह तर्क दिया है कि वह पेट्रोल और डीजल पर करों को कम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पिछली यूपीए सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में सब्सिडी के लिए जारी किए गए तेल बॉन्ड के एवज में भुगतान का बोझ उठाना पड़ रहा है। यानी कि उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो तेल बॉन्ड यूपीए सरकार के द्वारा बेचे गए थे उसके कारण सरकार पेट्रोल और डीजल पर अपने टैक्स को कम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम नहीं हो रहे हैं। इसी बात की यहाँ पर चर्चा की गई है और ये जानने का प्रयास किया गया है कि क्या जो सरकार कह रही है वो सही है। क्या तेल बॉन्ड के एवज में जो भुगतान किया जा रहा है वो इतना ज़्यादा है जिसके कारण हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। आप सभी जानते हैं कि ईंधन की कीमतों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है और उसे बाजार से जोड़ दिया गया है। यानी कि अगर बाजार में कच्चे तेल का कीमत कम होगा तो हमारे देश में भी तेल की कीमतों में कमी आनी चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का कीमत बढ़ेगा तो उपभोक्ताओं को तेल के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। लेकिन ईंधन की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने से पहले यूपीए शासन के दौरान पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मिट्टी के तेल पर सब्सिडी दी जाती थी और जिसके कारण जो तेल वितरण करने वाली कंपनियां थीं उन्हें जो घाटा होता था उसकी भरपाई सरकार के द्वारा उन्हें की जाती थी। यहाँ पर उस समय की सरकार के द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने के लिए इन वितरण कंपनियों को पैसा ना देकर के ऑयल बॉन्ड दिया गया, जिसकी कीमत कुल 1.3 लाख करोड़ है। अब यहाँ पर ये जो तेल बॉन्ड दिए गए उसके एवज में सरकार को इन कंपनियों को ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है और अभी सरकार को इसका प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना है, जो कि लगभग 1.3 लाख करोड़ का है। और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब ये तर्क दिया है कि इसी के कारण सरकार को पेट्रोल और डीजल पर उच्च उत्पाद शुल्क लगाना पड़ता है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। यहाँ पर आपको जानना होगा कि आखिर तेल की कीमतों को क्यों नियंत्रण मुक्त किया गया था और क्या इसका उपभोक्ताओं को फायदा हुआ या नहीं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल को, डीजल को, बाकी अन्य फ्यूल को मुक्त किया गया। सरकार ने 2002 में एविएशन टर्बाइन फ्यूल को, 2010 में पेट्रोल को, 2014 में डीजल को अपने नियंत्रण से मुक्त किया और उनकी कीमतों को बाजार से जोड़ दिया। जैसा कि मैंने कहा कि इससे पहले
सरकार के द्वारा इनकी कीमतें तय की जाती थीं और तेल वितरण कंपनियों को उसी कीमत पर उपभोक्ताओं को ये तेल बेचे जाते थे, जिससे इन कंपनियों को घाटा होता था, जिसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ती थी। लेकिन कीमतों को बाजार से जोड़ने का एक फायदा ये था कि सरकार ये जो सब्सिडी दे रही थी वह इससे मुक्त हो जाती और उसका जो राजकोषीय घाटा है वो भी कम हो जाता। उपभोक्ताओं को भी इससे फायदा होने वाला था, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें घटेंगी तो उपभोक्ताओं को कम कीमत पर तेल खरीदना पड़ता, जैसा कि अभी स्थिति है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बहुत ही कम है, लेकिन हमारे उपभोक्ताओं को अभी भी ज़्यादा कीमत पर पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है और इसलिए कहा जाता है कि उपभोक्ताओं को इसका फायदा नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार के द्वारा तेल की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अभी जब तेल की कीमतें कम हुई तो सरकार के द्वारा तेल की कीमतों को कम नहीं होने दिया गया, उस पर सरकार के द्वारा अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया। यानी कि केंद्र और राज्य की सरकारें पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त राजस्व कमाने लगी और इसलिए मैंने कहा कि उपभोक्ताओं को इसका फायदा नहीं हुआ, जिसके लिए काम किया गया था। यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा साल दर साल पेट्रोल और डीजल पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि 2016-17 में जो सेंटर का शेयर था वो लगभग 2.73 लाख करोड़ था, जबकि अगर आप कंपेयर करेंगे 2021 से तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शेयर 4.18 लाख करोड़ है। यानी कि 2020-21 में सरकार का जो राजस्व है उसमें लगभग 45.6% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम ऑयल बॉन्ड की बात करें जिसका बहाना सरकार बना रही है, उसमें अगर देखा जाए तो 2016-17 से लेकर के 2020-21 तक सरकार ने हर साल लगभग 10,000 करोड़ तक का इंटरेस्ट पे किया है। अगर हम पिछले 7 वर्षों की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि पिछले 7 वर्षों में सरकार के द्वारा इन तेल बॉन्ड में लगभग 70,000 करोड़ तक का ब्याज दिया गया। अगर देखा जाए तो पिछले 7 वर्षों में सरकार के द्वारा सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं ब्याज के तौर पर इन तेल बॉन्डों में, जबकि अगर हम सरकार की कमाई देखें तो वो इससे कई गुना ज़्यादा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह कहा गया है कि जो सरकार ये बात कह रही है कि ऑयल बॉन्ड को चुकाने के लिए और उस पर ब्याज को चुकाने के लिए सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है, ये बात गलत है। यहाँ पर जो सरकार की कमाई है वो बहुत ही ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, जबकि उनके द्वारा जो हर साल इंटरेस्ट पेड किया जा रहा है वो इसके हिसाब से काफ़ी कम है। और इसी बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर क्यों हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज़्यादा हैं। आइए एक और न्यूज़ की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है विल चेंजेस इन एरा एक्ट हेल्प स्मॉलर एयरपोर्ट्स, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एरा एक्ट की बात हो रही है। आप सभी को पता होगा कि मानसून सत्र में संसद ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है और इस विधेयक को इसी साल मार्च में पेश किया गया था और उसे एक अस्थायी समिति को भेज दिया गया था, जिसमें हवाई अड्डों की श्रेणी को व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है और जिसके लिए हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में एरा कह रहे हैं, उसमें प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा में संशोधन करने और टैरिफ निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि देश के अन्य भागों में हवाई अड्डा के विकास के लिए निजी क्षेत्र को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा और ऐसा करने के लिए सरकार के द्वारा प्रमुख हवाई अड्डों की जो परिभाषा है उसे चेंज करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। अगर हम प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो इसके परिभाषा में सरकार के द्वारा एक संशोधन किया गया है। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि एरा प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्कों को नियंत्रित करता है। अगर हम प्रमुख हवाई अड्डों के डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर एरा अधिनियम 2008 के तहत यह कहा गया है कि ऐसा हवाई अड्डा जहाँ पर पूरे साल भर में 3.5 मिलियन या उससे ज़्यादा यात्री यात्रा करते हों। इसके अलावा ऐसा अन्य कोई अड्डा जिसे केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया हो,
उसे ही प्रमुख हवाई अड्डा माना जाता है। अभी तक इस अधिनियम में हवाई अड्डों के समूह को लेकर के बात नहीं कही गई थी और ये जो संशोधन विधेयक आया है वहां पर सरकार के द्वारा इस डेफिनेशन में एक चेंज किया गया है। यहां पर सरकार ने किसी भी अन्य हवाई अड्डा के साथ साथ एक और शब्द को जोड़ दिया है जिसे हम कहते हैं हवाई अड्डों का एक समूह। यानी कि इस अधिनियम में हवाई अड्डों के एक समूह के बारे में चर्चा की गई है और सरकार को यह उम्मीद है कि उसके इस कदम से छोटे हवाई अड्डों के विकास को बढ़ावा मिलेगा जहां पर कम यात्री यात्रा करते हैं। अगर इन छोटे हवाई अड्डों को एक साथ मिलाकर के एक समूह बना दिया जाएगा तो यहाँ पर निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा इसमें निवेश किया जाएगा और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो लाभकारी हवाई अड्डे हैं उनको गैर लाभकारी हवाई अड्डों के साथ जोड़ा जाएगा और उन्हें पीपीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में विकास किया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा हवाई अड्डों के एक समूह की बात कही जा रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि क्या एरा अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी। यहाँ पर यह बताया गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा फरवरी 2019 में ही सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में 6 हवाई अड्डों को चलाया जा रहा है। इसके अलावा उसी साल 5 सितंबर को आयोजित एक बैठक में और 6 हवाई अड्डों को पीपी मोड में चलाया जा रहा है और वे अड्डे हैं भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, रायपुर, इंदौर और तिरुचि। यानी कि इस संशोधन करने से पहले भी सरकार के द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में बहुत सारे हवाई अड्डों को चलाया जा रहा है और इसको देखते यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सरकार बिना संशोधन किए हुए भी ऐसा कर सकती थी। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि वो हवाई अड्डे जो सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में चलाए जा रहे हैं उनमें से प्रत्येक हवाई अड्डों को उनके पास के छोटे अड्डों के साथ जोड़ने की परियोजना है। यानी कि अगर लखनऊ हवाई अड्डा है तो उसके आसपास जो छोटे हवाई अड्डे हैं उन्हें इन हवाई अड्डों के साथ जोड़ करके एक ग्रुप बना दिया जाएगा और वो कंपनी जो लखनऊ हवाई अड्डे को चला रही है वो इन छोटे हवाई अड्डों को भी संचालित करेगी। और इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सरकार बिना संशोधन किए हुए भी ऐसा कर सकती थी। इस न्यूज़ में यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से एरा अस्तित्व में आया और यह किस तरीके से टैरिफ का निर्धारण करता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एरा अधिनियम 2008 में अधिनियमित किया गया था और प्रमुख हवाई अड्डों में जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उन सेवाओं के रेट को निर्धारित करने के लिए 2009 में एक स्वतंत्र आर्थिक नियामक यानी कि एरा की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत शुरुआत में यहाँ पर प्रमुख हवाई अड्डों का जो डेफिनेशन था वो अलग था। यहाँ पर कहा गया था कि वैसे हवाई अड्डे जो प्रति वर्ष 1.5 मिलियन यात्रियों को संभालते हैं उन्हें देश में प्रमुख हवाई अड्डा माना जाएगा। लेकिन 2019 में इसमें चेंज किया गया और कहा गया कि वैसे हवाई अड्डे जो साल भर में 3.5 मिलियन यात्रियों को संभालते हैं उन्हें हमारे देश में प्रमुख हवाई अड्डा माना जाएगा। और अगर देखा जाए तो अभी हमारे देश में 25 प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो कि एरा की वेबसाइट में दिखाए गए हैं। अगर हम देश में कुल हवाई अड्डों की बात करें तो उनकी संख्या 154 है, जिसमें से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 136 हवाई अड्डे हैं। और यहाँ पर सरकार के द्वारा पूरे देश के छोटे शहरों में हवाई अड्डे के विकास को लेकर के काम किया जा रहा है और यहाँ पर सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र इसमें आगे बढ़ करके काम करे। इस न्यूज़ में सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है हवाई अड्डों को एक साथ मिलाने का, उसको लेकर के कुछ आशंकाओं पर भी चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि हालांकि इस विधेयक में जो बदलाव किए गए हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां विमानन क्षेत्र में आकर्षित हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात की अस्पष्टता की कमी है कि कौन से हवाई अड्डों को एक साथ मिलाया जाएगा, यहाँ पर क्या मानदंड होंगे और इसको देखते हुए सरकार को इसको क्लियर करना चाहिए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक ही इकाई को हवाई अड्डों का एक से ज़्यादा समूह ना प्रदान किया जाए, जिससे ऐसी स्थिति ना बने कि उसी कंपनी का मोनोपोली यानी कि एकाधिकार इस व्यवसाय में कायम हो जाए। तो कुछ आशंकाओं की यहाँ पर बात कही गई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक और न्यूज़ की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आज के
द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया है जिसका शीर्षक है हाउ विल ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ न्यू HIV वैक्सीन वर्क, और ये टॉपिक GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना ने यह संकेत दिए हैं कि वह सितंबर में HIV के एक नए टीके का मानव परीक्षण शुरू करने वाली है। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि यहाँ पर जो नया टीका का परीक्षण किया जा रहा है वो कैसा टीका है और उसके सफल होने के क्या चांसेस हैं। यहाँ पर जिस टीके की हम लोग बात कर रहे हैं उसे औपचारिक रूप से mRNA 1644 के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह प्रतिरक्षा प्रणाली की B कोशिकाओं को उत्तेजित करने के लिए बनाया गया है। ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक वर्ग है जो एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं और जो हमलावर बैक्टीरिया और वायरस से बंध सकते हैं। इन B कोशिकाओं को उत्तेजित करने का एक बड़ा उद्देश्य व्यापक रूप से तटस्थ एंटीबॉडी उत्पन्न करना है जो विशेष रक्त प्रोटीन हैं जो HIV प्रोटीन के सतह से चिपक जाते हैं और उन्हें अक्षम करते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पहली बार HIV के इलाज में mRNA बेस्ड किसी टीके का यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है। HIV के इलाज में जिस पद्धति का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसे हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के नाम से जानते हैं, वो भी बहुत विकसित हुई है, लेकिन यह जो उपचार है वो आजीवन चलता है। और यहाँ पर WHO के द्वारा ये कहा गया है कि 2020 तक लगभग पूरी दुनिया में 37.7 मिलियन लोग HIV के साथ जी रहे हैं। और इसको देखते हुए ये जो परीक्षण अभी किया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि mRNA बेस्ड वैक्सीन है। आप सभी जानते होंगे कि HIV के इलाज में जो पारंपरिक टीकाकरण होता है वो काम नहीं करता है। वास्तव में ऐसा टीकाकरण करने का जब भी प्रयास किया गया है तो उसने संक्रमण को और बढ़ाया है, और इसीलिए RNA बेस्ड जो वैक्सीन है उसे एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि इस वैक्सीन में किसी भी जीवित वायरस का उपयोग नहीं होता। इसे बनाना आसान होता है, इसे जल्द तैयार किया जा सकता है और इसे सुरक्षित रूप से प्रशासित भी किया जा सकता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि mRNA टीकों की एक कमी उसकी अस्थिरता हुआ करती थी। हालांकि कोरोना वायरस वैक्सीन में mRNA टेक्निक का उपयोग किया गया है। आप सभी को पता होगा कि फाइजर और मोडर्ना के द्वारा कोरोना के इलाज के लिए mRNA बेस्ड टीकों का निर्माण किया गया था, जिन्होंने सफलतापूर्वक कोरोना वायरस को रोका है। उसी के कारण अब HIV के इलाज के लिए भी mRNA बेस्ड टीकों का परीक्षण शुरू किया गया है। और इस न्यूज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए एक और न्यूज़ की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है अटैक कास्ट डाउट ऑन चाइना पाक प्रोजेक्ट। ये टॉपिक GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि महज एक महीने के अंतराल पर चाइना के द्वारा जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसको निशाना बनाया गया है। शुक्रवार को ही ग्वादर में ईस्ट बे एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम कर रहे चीनी कर्मियों पर हमला किया गया, और इससे पहले 14 जुलाई को एक बम हमला दसू जल विद्युत परियोजना में चीनी कर्मियों को निशाना बना करके किया गया था, जिसमें 9 चीनी नागरिकों समेत 13 लोग मारे गए थे। और यहाँ पर जो ये हमले हुए हैं उससे चीन के द्वारा पाकिस्तान में और खास करके अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया है, यानी कि उस पर काम को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के द्वारा तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारत के द्वारा ही ये हमले कराए गए हैं। तो इन्हीं सब बातों की यहाँ पे चर्चा की गई है, और जिस तरीके से अफगानिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं उसमें देखना होगा कि किन किन देशों के द्वारा अफगानिस्तान में उनके द्वारा चलाई गई परियोजनाओं को चलाया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या ईंधन की ऊंची कीमतों के लिए तेल बॉन्ड जिम्मेदार हैं? इस कथन पर चर्चा करें। तो इस पर हमने खुलकर चर्चा की है। वहां पर मैंने कुछ डेटा दिया है जिससे आप आसानी से समझा सकते हैं कि सरकार के द्वारा इन तेल बॉन्ड पर कितना खर्चा किया गया है, और सरकार के द्वारा तेलों पर जो टैक्स लगाया गया है उससे सरकार को कितनी आमदनी हुई है। उन सभी का उपयोग करके आप आसानी से इस पर चर्चा कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिजली संशोधन विधेयक के मसौदे का विरोध क्यों हो रहा है?
जिसमें वितरण में अधिक निजी क्षेत्र को लाने का प्रस्ताव है। तो इस पर भी हमने चर्चा की है। यहाँ पर जो आशंकाएं हैं निजी क्षेत्र को लेकर के, आपको उसका यहाँ पे चर्चा करना है। आपको ये बताना है कि ये जो राज्य सरकारों के द्वारा आशंका जताई गई है कि निजी क्षेत्र कृषि उपभोक्ताओं को और गरीब लोगों को रियायत दरों पर बिजली नहीं प्रदान करेंगे, इस आशंका के चलते ही बहुत सारे राज्यों के द्वारा इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। तो इन सभी की आपको चर्चा यहाँ पर करनी होगी और अपने उत्तर को लिखना होगा। आशा करता हूँ कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनको जानने के बाद आप आसानी से इन न्यूज़ को समझ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।